अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वीज़ा स्टैम्प कंसल्टेंसी में मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अच्छे मुस्तकबिल के लिए हर बंदा कोशिश करता है कि वो अपने आने वाले वक्त को बेहतर कर सके। ख़ास तौर पर हालिया कुछ सालों की अगर पाकिस्तान में रहते हुए जो नौजवान हैं उनकी बात करें तो एक मुश्किल वक्त इस वक्त इसको तस्वर किया जाता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम है। और जो लोग अगर एक सेटल ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं उनके लिए भी ये यहाँ पे रहना, अपने लिए सरवाइव करना या ज़िंदगी के मामला को देखना कोई आसान नहीं है। तमाम वसाइल होने के बावजूद भी वो अपनी इस तसलसल को बरकरार रखने में उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इन पाकिस्तानियों की भी कोशिश होती है कि अगर इनका कोई अपना अजीज़ो कारब या कोई मिलने वाला दोस्त है वो आप इन ममालिक के अंदर रह रहा है तो उसी मुल्क को तरजीह दी जाए, ताकि कम से कम उनको वहाँ पे चैलेंजेस भी देखने पड़े। दोस्तों, अगर आप साउथ अफ्रीका के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए चाहते हैं कि आपको उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आपको तफसील में बता दूँ। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी हैं या कौन सी ऐसी आपकी प्रोफाइल के अंदर जो मालूमात है वो आपने एम्बेसडर के साथ शेयर करनी है, जिसकी वजह से आपकी जो फाइल है वो मजबूत हो सके और एम्बेसडर इस बात के ऊपर वो फैसला कर सके कि आपको वीज़ा जो है ना वो देना है। तो इसमें सबसे पहले आपने अपने पासपोर्ट की मुद्दत को देखना है। आपका पासपोर्ट कम से कम 6 माह की मुद्दत तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक मजबूत प्रोफाइल होनी चाहिए जिसके अंदर आपके पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप इनफरादी तौर पर अकेले ही करना चाह रहे हैं और आपका जो विज़िट है वो तकरीबन 5 से 7 दिन का साउथ अफ्रीका का विज़िट है, तो आपके पास कम से कम आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए वो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए तक होना चाहिए। ये जो एक क्लोजिंग बैलेंस होता है, काफ़ी जो दोस्त हैं वो इसकी डेफिनेशन पूछते हैं। आपको ये मैं बता दूं कि दो इसके अंदर जो होते हैं वो ट्रांसैक्शनें जो होते हैं वो आपकी अकाउंट की जाती हैं। एक तो वो ट्रांसैक्शंस होती हैं जो डेबिट्स और क्रेडिट्स जो आप जमा करवाते हैं, एक वो लेते हैं, और उसके बाद जब इनकी सारों को कैलकुलेशन होती है, इन सब की कैलकुलेशन होने के बाद आपका जो बॉटम होता है, जो आपको इसकी एक कॉपी दी जाती है बैंक की तरफ से, उसके नीचे आपके टोटल जो होता है वो उसकी वैल्यूज़ लिखी होती है कि आपने कितने इसके अंदर अपने अकाउंट्स डेबिट्स किए और क्रेडिट्स कितने आपके हुए। ये एक अलग चीज़ होती है। और उसके बाद आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कि आपने अपने बैंक के अंदर अगर आप आज अपनी बैंक स्टेटमेंट्स निकलवा रहे हैं तो इस वक्त आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे जो हैं वो पड़े हुए हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका होगा। इसके अंदर एक पूरा लंबा एक टॉपिक है, वो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि अगर आप किसी कैनेडियन कंट्रीज़ के लिए या अमेरिकन के लिए या किसी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने किस तरह अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है। तो अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं जिसको हमने इस वक्त शुरू किया हुआ था। साउथ अफ्रीका के बारे में आपको बता रहा था। एक तो आपके पास मजबूत जो है वो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, आपके पास NTN होना चाहिए, टैक्स रिटर्न आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी आ जाता है लेटर हेड विजिटिंग कार्ड आ जाता है। उसके बाद अगर आपका कोई रेंटल एग्रीमेंट्स है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके कोई कस्टमर्स के साथ जो आपके क्लाइंट हैं, अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं या किसी भी शोबे के अंदर आप हैं, ये एंटरप्रेन्योर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कारोबारी हजरात हैं, पहले उनको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में आपको थोड़ी मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ। तो जो लोग अपना कारोबार करते हैं उनके लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। उसके बाद जो आपका रेंटल एग्रीमेंट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो एक बाकायदा नोटराइज होना चाहिए कि आपका एग्रीमेंट कब से उनके साथ है। आपने अगर ये जगह किराए के ऊपर ली हुई है, रेंट के ऊपर है, तो क्या इसका आप मंथली जो है वो रेंट वगैरह दे रहे हैं। उसके बाद आपकी टैक्स रिटर्न आ जाती है। आपकी जो टैक्स रिटर्न होगी वो हालिया आपने अगर 2 साल या 3 साल की दे सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपकी 3 साल की अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न साथ सबमिट करते हैं, मतलब ये पाकिस्तान के अंदर जो स्लैब है, जो कि अगर बिजनेस बंदा कर रहा है और उसकी 4 लाख रुपए तक अगर एनुअली सारी उसकी जो इनकम है उसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसके ऊपर किसी किस्म का उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो मोस्टली जो हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं या लॉयर्स होते हैं या जो भी आपकी प्रोफाइल तैयार करते हैं, फाइनली जब आपने टैक्स रिटर्न अपनी जमा करवानी होती है तो आपको वो इसी स्लैब के ऊपर रखते हैं, लेकिन वो वीज़ा लेने के लिए उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करती रहती है। दूसरा ये आ जाता है कि अगर दूसरे साल के अंदर या तीसरे साल के अंदर
जब आप अपनी टैक्स रिटर्न उसको देते हैं तो उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ टैक्स जो होगा वो रिफ़्लेक्ट करेगा। वो किसी भी तरीके से कर सकता है। इवन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, कोई आपने कमर्शियल ख़रीदी है जगह वगैरह, तो उसके अंदर आप गेन टैक्स वगैरह देते हैं। उसके अंदर आप कुछ ऐसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टैक्सेस वगैरह होते हैं वो आप देते हैं। तो वो टैक्स आपके जो होते हैं उसके अंदर आपकी अगर आप फाइलर हैं और आपने फाइलर के साथ ही अपनी तमाम वो रजिस्ट्री वगैरह अपनी करवाई थी, तो वो आपका उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो इस तरह फिर ये कोशिश ये की जाती है कि आपके जो टैक्सेस होते हैं उनको थोड़ा हाईलाइट किया जाए, ताकि जब भी आपकी ये जो फ़ाइल होती है ये एम्बेसडर के सामने पहुँचे और वो आपकी फ़ाइल को देखे, तो वो उसको ये तासर जाना चाहिए कि आप एक माशरे के अंदर पक्के जो हैं वो कारोबारी इंसान हैं और एक अपनी अहमियत रखते हैं। ये नहीं है आपकी अगर आपकी 25-30 साल के अंदर उम्र है या इसी एज के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जस्ट इस मकसद के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं कि जस्ट आप इनको जो है वो वीज़ा जो है ना वो हासिल किया जा सके। तो काफ़ी ये चीज़ें होंगी जिनको बारीकी के अंदर देखा जाता है। कोई भी कंसल्टेंट जो प्रोफेशनल तरीके से काम करता है वो सबसे पहले इसकी यही कोशिश होती है कि वो आपकी टैक्स रिटर्न को जो है वो बारीकी से देखे, क्योंकि आपका तमाम तर रिकॉर्ड, क्या आपने पूरे साल के अंदर कारकर्दगी की है, क्या आपने कमाया, क्या आपने लॉस किया है, लास्ट ईयर में क्या था, वो आपकी तमाम डिटेल उसके ऊपर इजीली मिल जाती है। तो कोई भी एम्बेसी होती है वो जो प्रोफेशनल तरीके से काम करती है वो उसको अगर उसने आपको एनालाइज करना है, आपको असेस करना है, तो वो ये चीज़ आपकी जो है ना वो देखती है। तो एक तो ये चीज़ें आपको कुछ मैंने बता दी। उसके बाद आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप फैमिली के अंदर कितने अगर, और उसके बाद आ जाता है आपका एमआरसी कि आप अगर मैरिड हैं तो आप कब से मैरिड हैं, ये तमाम तफसील जो होगी ये भी कंप्यूटर आपकी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगेगी। और उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट, एक मैंने चीज़ इसके अंदर मज़ीद इजाफा कर दूँ कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट पर्सनल है तो आप पर्सनल भी लगा सकते हैं, और उसके बाद आपका अगर बैंक स्टेटमेंट कंपनी की है तो आप कंपनी की भी साथ इसके अपने लगाएं। ये आप इस चीज़ को ना देखें कि कंपनी के अकाउंट के अंदर इतने पैसे नहीं हैं, 2-2.5 लाख रुपया है अगर मिसाल कर लेते हैं, तो इसके अंदर वो जो हमारा टारगेट है जिसके अंदर हमने अपने एक्सपेंसेस वगैरह इनको बताने हैं कि मेरे इतने एक्सपेंसेस वगैरह होंगे और ये इनको मीट नहीं करते, तो इसके अंदर ये होगा कि आपने ये सारे जो एक्सपेंस वगैरह होंगे ये दूसरी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होंगी ये उनको कवर करेंगी। तो इस वजह से इस आपने होप के साथ कि मेरे ये जो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट में उसमें पैसे कम है, इस डर से आपने बैंक स्टेटमेंट मतलब स्किप नहीं करनी, ज़रूर आपने फिर भी जो है ये साथ लगानी है। वो हज़रात अपनी एनओसी कंपनी से लेंगे और उनके लेटर हेड के ऊपर तमाम उनकी तफसील लिखी जाएगी और उसको वहाँ से टेस्ट करवाएंगे, मतलब स्टैम्प करवाएंगे, वो अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे। और उसके बाद अपनी जो होगी इनकी सैलरी स्लिप्स वगैरह वो अपनी 3 माह की जो हालिया होगी वो सैलरी स्लिप्स उन्होंने अपनी साथ लगानी है। जो सैलरी स्लिप्स भी होंगी वो भी एक ख़ास पैटर्न की होती हैं, उसके ऊपर बाकायदा उसी कंपनी की जो लेटर हेड होगा उसके ऊपर वो तमाम डिटेल लिख के देंगे, ये बंदे की कितनी सैलरी है। अगर कुछ इसके इंसेंटिव्स हैं तो वो भी इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल लिखी जाती है। अगर इसके कोई बोनसेस हैं वो भी इसके ऊपर लिखा जाएगा, कोई फ्यूल कुछ और इस तरह की कोई तमाम अगर इंसेंटिव्स आप ले रहे हैं तो वो तमाम तफसील जो होती है वो आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर लिखी जाती है। उसके बाद आपका एक रिकमेंडेशन लेटर होता है जब आपको जॉब ज्वाइनिंग करवाई जाती है, उसके साथ उसके ऊपर भी आपको तमाम फैसिलिटीज होती हैं वो लिखी जाती हैं। इस स्टेटस के साथ एम्बेसी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट प्रोसीड करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स को इतना मैंडेटरी नहीं समझा जाता क्योंकि हर एम्बेसी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप यूरोप की बात करें तो उसके अंदर उन्होंने वाज़ह तौर पर ये कहा होता है कि हमें आपकी जो इंश्योरेंस है वो भी चाहिए, तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो इस वजह से जहाँ जिन एम्बेसीज़ ने ये ज़रूरी किया हो तो उनके साथ आपका लगाना ज़रूरी है। ट्रैवल प्लान की बात करें तो एक आपने ट्रैवल प्लान देना है कि अगर 7 दिन का आपका ट्रैवल प्लान है तो 7 दिन के लिए आप कौन कौन सी ऐसी मंजिलें आपकी होंगी, कौन सी डेस्टिनेशन होगी जहाँ पे आप रहेंगे, और उसके बाद आपका जो एयर टिकट होगा वो आपने रिज़र्व करवाना है, कंफर्म नहीं करवाना, वो आपने रिज़र्व करवाना, वो आप उसके साथ लगाएंगे। और उसके बाद होटल बुकिंग आ जाती है। होटल बुकिंग भी आप booking.com से या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप लेके वो भी साथ लगा सकते हैं। आपने ये जो अपनी डेस्टिनेशन होगी जहाँ पे आपने रहना है, आपने ये कोशिश करनी है कि वो आपका करीब तरीन हो जहाँ पे आप जाके रुक रहे हैं। ये ना हो कि आप जहाँ पे रुक रहे हैं और जो आपका होटल है, जो आपका ट्रैवल प्लान है उसके अंदर
अंदर काफ़ी डिफरेंस हो कि अगर आप यहाँ से चलते हैं तो दूसरे दिन वहाँ पे जाके उस एरिया के अंदर पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें भी आपने छोटी छोटी होती हैं वो भी नोट करनी है ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना आए। अम्बेसडर ये तमाम आपके जो मामलात होंगे ये हर चीज़ आपके बड़ी बारीकी के साथ देखेगा और उसके बाद इस फैसले के ऊपर पहुंचेगा कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। एक बात लास्ट में आपको मज़ीद इसमें एडिशन कर दूं कि इंटरव्यू के बारे में काफ़ी लोगों का इब्हाम होता है कि पता नहीं हमें अब इंटरव्यू के लिए कॉल आए या ना आए। अगर कॉल आ जाती है तो हमसे क्या पूछा जाएगा, कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमें उसके अंदर बताने शायद ज़रूरी हो। तो उसके अंदर आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जिसके अंदर एम्बेसडर्स आपको वीज़ा देना चाह रहे होते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि आपको वीज़ा दे दिया जाए, लेकिन उनकी अगर 2 या 3 बंदों की एक टीम है जिसके ऊपर कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको उस टीम को रेफ़र कर दिया जाता है कि ये वाले केसेस जो कि सस्पिशियस होंगे, जिसको मतलब टीम के अगर 2 बंदे हैं वो कह तो रहे हैं कि वीज़ा दें, लेकिन तीसरा अगर इस बात के मुतफिक नहीं है कि इसके अंदर कुछ सस्पिशियस ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे इसको कंफर्म नहीं हो रही हैं, तो उस नौइयत के अंदर तो ऐसे केसेस के अंदर आपको बुलाया जा सकता है। आपको वहाँ पे कॉल आ सकती है कि आप ये चीज़ें क्लियर करें या इस या इनके मतलब कुछ जो चीज़ें आपने बताई हैं उनको आप फिज़िकली लेके आएँ। तो वो आपको फिर वो कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे, आप वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उन्होंने आपसे रिक्वायर्ड करेंगे या आपसे मांगे होंगे वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे चले जाएंगे। और उसके अंदर अगर आपकी सदाकत निकल आती है या आप उसके अंदर किसी किस्म का आप गिल्टी नहीं होते तो यकीनी तौर पर आपको वीज़ा दे देंगे। कुछ ऐसी भी होती हैं कि मतलब जैसे आपका अगर किसी के साथ कोई ब्लड रिलेशन है तो वो आपसे आपका फैमिली ट्री मांग सकते हैं कि आप अपनी फैमिली ट्री जो है वो दोबारा जो है ना वो निकलवा के ले आएँ। फिर उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट के लिए भी आपको कहा जा सकता है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो दोबारा फ्रेश जो है ना वो निकलवा के लिए आएँ। या कोई ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसके अंदर उनकी कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ गया हो कि ये चीज़ जो है वो हमें कंफर्म नहीं हो रही है, तो ये चीज़ जो है वो आप अपनी लेके आएँ। आपके जो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो आपसे कोई दोबारा इसके अंदर डिमांड की जा सकती है। आपके एम्प्लॉयमेंट के मतलब जो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है या कोई NOC है वो दोबारा से मांगा जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो आपके पास ये है कि ये होना ज़रूरी है। दोस्तों ये कुछ अहम इन्फॉर्मेशन थी साउथ अफ्रीका के हवाले से कि आप किस तरह विज़िट वीज़ा साउथ अफ्रीका के लिए पाकिस्तान में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। फिर वक्त के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अभी एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।